आज का पहला विश्लेषण काफी अलग होने वाला है और आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि क्या बिहार के पहले चरण में बहुत बड़ा खेला हो गया है। पहले चरण में 121 सीटों पर हुई बम्पर और ऐतिहासिक वोटिंग ने चुनावी पंडितों को भी हैरान दिया है। इतना हैरान कर दिया है कि भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब बिहार के किसी चरण में सबसे ज्यादा वोट डाले गए। पहले चरण में इन 121 सीटों पर 64.69% मतदान हुआ है, जो पिछले चुनाव से 8.89 यानी लगभग 9% की ज्यादा वोटिंग हुई है। अब इसका मतलब ये हुआ कि हर 100 वोटर्स पर पहले के मुकाबले 9 वोटर्स ने ज्यादा मतदान किया है और ये कोई मामूली बात नहीं है। यह ऐतिहासिक वोटिंग तब हुई है जब पूरा विपक्ष चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहा था और ये कह रहा था कि चुनाव आयोग ईमानदार नहीं है। यानी इस बार राजनीतिक पार्टियों की तो अग्नि परीक्षा थी, साथ ही चुनाव आयोग को भी एक बड़ा टेस्ट पास करना था और ऐसा लगता है कि पहले चरण में चुनाव आयोग ने इस अग्नि परीक्षा को जीत लिया और बिहार के लोगों ने भी बता दिया कि उन्हें चुनाव आयोग पर पूरा का पूरा भरोसा है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां बच्चा बच्चा भी राजनीति को समझता है। ज्यादातर लोगों को पता होता है कि चुनाव में क्या चल रहा है और कौन सी पार्टी किस मुद्दे पर अपना चुनाव लड़ रही है। अगर आप देखिए, अभी तो पहला चरण हुआ है, पहले चरण में ही लगभग 65% लोग अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्रों पर पहुंचे हैं। तो इसका मतलब यही है कि इस बार लोग अपना मन बनाकर अपने घरों से बाहर निकले हैं और ये इतनी भीड़ जो आप देख रहे हैं सिर्फ ऐसे ही मतदान केंद्रों पर इकट्ठा नहीं हुई है। राजनीतिक पार्टियां भले इस मतदान का अपने अपने तरीके से विश्लेषण करें, अपनी अपनी जीत बताएं, लेकिन हमें लगता है कि अगर बिहार की आम जनता इतनी बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंची है और महिलाओं ने लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर अपना वोट डाला है, नाश्ता करने से पहले वोट डालने पहुंची हैं, लंबी कतारों में इंतजार कर रही हैं, तो इस बार सिर्फ मतदान ऐतिहासिक नहीं रहा है बल्कि जनता ने मन बनाया है कि वो नेता जी किसे बनाना चाहते हैं, वो जो भी नतीजा है उसे कैसा ऐतिहासिक बनाने वाले। यकीन नहीं होगा आपको कि इस बार पहले चरण में 2,42,00,000 लोगों ने अपना वोट डाला है। 2,42,00,000 और पिछली बार के मुकाबले इस बार 36 लाख वोट ज्यादा डाले गए। इसका मतलब ये हुआ कि हर सीट पर औसतन 29,000 ज्यादा वोटिंग हुई और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में इन 121 में से 102 सीटों पर हार जीत का अंतर कितना था? 29,000 वोटों से कम था। इस बम्पर वोटिंग के बाद बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ज्यादा मतदान सत्ता परिवर्तन का संकेत हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इसको बिल्कुल एक तरफ का यानी एंटी इनकम्बेंसी कह देना भी सही नहीं लग रहा है क्योंकि कई सारे अन्य मानक हैं जो कुछ और संकेत दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बिल्कुल ऐसा कहना कि विपक्ष अब नहीं जीत पाएगा, ये भी मुश्किल नहीं है कहना, क्योंकि ऐसा भी मुमकिन है कि ये विपक्ष के पक्ष में हो। हम आपको पिछले चुनाव का भी एक वोटिंग पैटर्न बताना चाहते हैं। साल 2000 से पहले जब बिहार का विभाजन नहीं हुआ था और झारखंड बिहार का हिस्सा था, तब 3 बार ऐसा हुआ जब 5% से ज्यादा वोटिंग होने पर बिहार में सरकार ही बदल गई। पहली बार 1967 जब 7% ज्यादा मतदान हुआ, दूसरी बार 1980 जब लगभग 7% 6.8% मतदान हुआ और तीसरी बार 1990 में जब 5.8% ज्यादा मतदान हुआ। अब इन आंकड़ों से यही लगता है कि अगर मतदान प्रतिशत में 5% का इजाफा हो तो सरकार बदल जाती है और ये इन सालों के चुनाव में दिख ही रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का केस थोड़ा अलग माना जाता है। नीतीश कुमार के केस में मतदान प्रतिशत 5% से ज्यादा बढ़ता है, तब भी वही सरकार में चुनकर आते हैं। अब ये देखिए, ये आंकड़े आपको कंफ्यूज करेंगे। साल 2010 जब लगभग सोचिए 7% 6.8% मतदान हुआ, तब इजाफा हुआ, तब जेडीयू और बीजेपी की सरकार बनी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने, जबकि इतना इजाफा हुआ था, इंक्रीज हुआ था वोटर्स में। उन चुनाव में जेडीयू ने अपने इतिहास की सबसे ज्यादा 115 सीटें जीती थी और इसके बाद साल 2015 में आइए, तब भी इंक्रीज हुआ था, 4% मतदान बढ़ा था, तब भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने। और जब साल 2020 में बहुत मामूली 0.2% ज्यादा मतदान हुआ, तब भी नीतीश कुमार ने ही गठबंधन की सरकार बना ली। इससे ये पता चलता है कि ज्यादा मतदान नीतीश कुमार को सूट करता है और भारी मतदान वाले चुनाव में वो जीत के और करीब चले जाते हैं। यहाँ पे एक और फैक्टर को देखिए, साल 1967, साल 1980
साल 1990 के चुनाव में जब 5% से ज्यादा मतदान हुआ और सरकार बदल गई, तब इन तीनों चुनाव में पुरुषों ने महिलाओं से ज्यादा वोट डाले थे। लेकिन साल 2010, 2015, 2020 में जब ज्यादा वोटिंग के बाद भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने, तब इन तीनों चुनावों से महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा रहा। और ऐसा अनुमान है कि इस बार तो महिलाओं का मतदान प्रतिशत पिछले सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ सकता है। आप इस वीडियो को देखिए, जिसमें हमारे अलग अलग संवाददाताओं ने अलग अलग मतदान केंद्रों पर महिला वोटर से बात की और ज्यादातर महिलाओं का ये कहना था कि उन्होंने विकास और सुरक्षा के नाम पर वोट डाला है। सुरक्षा, अब विकास और सुरक्षा किस गठबंधन के लिए महिला कह रही हैं, इसका अनुमान तो आप खुद ही लगा सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि अगर इस बार चुनाव भी हुआ है, जितने इलाकों में हम घूमे हैं, लोग या तो कहते हैं सुरक्षा के लिए हम वोट कर रहे हैं या फिर बदलाव के लिए। इसी से आप समझ जाते हैं कि कौन किधर जाने वाला है। और बड़ी बात यह है कि लगभग हर बूथ पर महिलाओं की लंबी लंबी कतारें नजर आई और ज्यादातर महिलाओं ने यह कहा कि उन्होंने विकास के नाम पर वोट डाला है। किस तरह का मुद्दा आप लोग सोच के आए हैं यहाँ पर? हाँ? विकास चाहिए, हम लोग को रोजगार चाहिए और क्या। विकास के नाम पे मतदान दे रहे हैं और लड़कियों लोग के लिए भी अच्छा हो, यहाँ के लिए सुरक्षित हो। मेरा तो प्रायोरिटी तो फर्स्ट वही है कि हेल्थ में जो भी विकास हो या और कोई फैसिलिटी कोई तरह की। जी, हम भी विकास ही के मुद्दे पे हैं। महिला का अच्छा सा विकास होना चाहिए। बिहार के लिए सबसे बड़ा यूथ के लिए क्या है, अभी अनएम्प्लॉयमेंट है, गर्ल्स के लिए सेफ्टी है। आपके लिए क्या मुद्दा? मेरे लिए यही मुद्दा है, रोजगार और महिला सुरक्षा। पढ़ाई एजुकेशन ज्यादा जरूरी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। विकास का, बेरोजगारी पे, गरीबी पे। सड़क बन जाए, हाँ, जो नहीं विकास हुआ है उसको विकास करें। जिधर विकास है उधर महिलाओं को वोट, विकास की तरफ। मैं विकास के मुद्दे पर वोट दी हूँ और आगे अच्छा हो, इन फ्यूचर भी अच्छा, प्लानिंग भी अच्छा हो। हमारी टीमें जिस बूथ पर गईं, हर उस बूथ पर बड़ी संख्या में महिला वोटर्स को देखा गया और कई मतदान केंद्र ऐसे रहे जहां शाम 5 बजे के बाद भी महिलाएं वोट डालने के लिए अपनी बारी का इंतजार करती नजर आईं। बड़ी संख्या पे आपको पोलिंग स्टेशन में इस वक्त महिला वोटर्स दिखाई देंगे। इस तरफ आप देखिए, ये दूसरे पोलिंग बूथ की तरफ जो कतार जारी है, इसमें भी महिलाओं की संख्या बड़ी आपको दिखाई देगी। ऐसा माना जा रहा है कि मुस्लिम महिलाओं ने भी इस बार बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया है। और अभी बहुत सारे लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि महिला की बम्पर वोटिंग से पहले चरण में एनडीए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फायदा हो सकता है। लेकिन हम यहां इस बात को जोड़ना चाहते हैं कि CSDS लोक नीति के सर्वे के मुताबिक साल 2020 के चुनाव में एनडीए और महागठबंधन को मिले महिला वोटों से ज्यादा अंतर नहीं था आपस में, बहुत कम, 1% का। एनडीए को महिलाओं के 38% वोट मिले और महागठबंधन को 1% कम 37% वोट मिले थे। वैसे कई बार आंकड़ों में कुछ ऐसी कहानियां भी छिपी होती हैं जिनके बारे में ज्यादा बात नहीं हो पाती। जैसे पहले चरण में बड़ी संख्या में महिलाओं ने मतदान केंद्रों पर पहुंचकर वोटिंग की, लेकिन महिलाओं की इन कतारों में एक कड़वा सच भी दिख रहा था। मतदान केंद्रों पर तो महिलाओं की ज्यादा भागीदारी दिख रही थी, लेकिन जिन नेताओं के लिए मतदान हो रहा था उनमें महिलाओं की भागीदारी बहुत कम थी। आपको यकीन नहीं होगा कि पहले चरण में 1314 उम्मीदवारों में से महिला उम्मीदवारों की संख्या है सिर्फ 121, यानी 9.2%, जबकि मतदान केंद्रों पर इन्हीं महिलाओं की भागीदारी पुरुष वोटर्स से ज्यादा नजर आ रही है। दूसरी बात, यहां हम ये कहना चाहते हैं कि बिहार में बम्पर वोटिंग का जश्न तो बन रहा है, लेकिन इस बम्पर वोटिंग के बीच इस बात को आप याद रखना कि पहले चरण में लगभग 35% यानी 1,33,00,000 वोटर्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने मतदान नहीं किया। हम भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र तो कहते हैं, लेकिन अब भी लोकतंत्र के महापर्व चुनावों में करोड़ों लोग ऐसे रह जाते हैं जो अपने मतदान का अधिकार नहीं करते, इस्तेमाल नहीं करते मतदान के अधिकार। और बिहार में तो पहले चरण में वोट नहीं डालने वालों की संख्या यूएई जैसे देश की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा रही। वैसे आज हमने पहले चरण की बम्पर वोटिंग के बाद सभी नेताओं की बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने की कोशिश की है। अगर आप भी इन्हें ध्यान से देखेंगे तो आपके लिए नेताओं के चेहरों से नतीजों को पढ़ना काफी आसान हो जाएगा। और सबसे पहले आप नीतीश कुमार को देखिए, जो पूर्वी चंपारण की रैली में काफी उत्साहित नजर आए और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि महिलाओं की बम्पर वोटिंग ने उनका उत्साह बढ़ा दिया। अरे भाई, तब जरा हाथ उठा के कहिए ना कि इनको देंगे वोट।
सब करिए, सब पूरा करिए। नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर भी रिकॉर्ड मतदान के लिए धन्यवाद दिया और अपनी आज की सभी रैलियों में वो काफी उत्साहित दिखे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी औरंगाबाद की रैली में कहा कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार आ रही है। पहले चरण के मतदान से ये तय है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। दूसरी तरफ आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव भी आत्मविश्वास से भरे नजर आए और उन्होंने भी बम्पर वोटिंग में महागठबंधन की जीत का दावा किया। सरकार बनना तय है, अब भाजपा का जाना भी तय है। आइए मिलकर बिहार बनाते हैं। दलियों के साथ राहुल गांधी ने भी बांका में रैली की, लेकिन उनका जोर इस बात का ज्यादा था कि बाकी राज्यों की तरह बीजेपी बिहार में भी वोट चोरी कर सकती है। ये पूरा प्लान है और ये प्लान हर स्टेट में बीजेपी लागू करती है। बम्पर वोटिंग और खासतौर पर महिलाओं के ज्यादा मतदान को लेकर जितना उत्साह एनडीए में दिखा, उससे अलग महागठबंधन की तरफ से वोट चोरी को बड़ा मुद्दा बनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी आजादी से पहले वंदे मातरम में हुए संशोधन को भारत के बंटवारे के लिए जिम्मेदार क्यों बता रहे हैं? आज भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को 150 साल पूरे हो गए हैं। वंदे मातरम की रचना साल 1875 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी, जिन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रेरणा स्रोत और राष्ट्रवादी चेतना का प्रवाहक माना जाता है। वंदे मातरम का अर्थ होता है मां भारती की वंदना और उसके प्रति समर्पित होना। आजादी से पहले एक जमाना ऐसा था जब इस राष्ट्रीय गीत को हमारे क्रांतिकारियों का हथियार माना जाता था। गली नुक्कड़ की सभाओं, वहां से लेकर बड़े आंदोलनों में ये गीत भारत की आजादी की राष्ट्रवादी आवाज बनते थे। वंदे मातरम को एक ऐसा आकाश माना जाता था जिसके नीचे खड़ा हर भारतीय अपनी मातृभूमि को नमन करता था। लेकिन दुर्भाग्य से धर्म की राजनीति ने इस वंदे मातरम को भी दो टुकड़े कर दिए और आजादी से 10 साल पहले इसके कुछ अंश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये अंश कौन से थे और इन पर लगाए गए प्रतिबंध के पीछे क्या तर्क था? आज भी हमारे देश में कुछ कट्टरपंथी मुसलमान इस राष्ट्रीय गीत का विरोध क्यों करते हैं, हम विस्तार से इसका विश्लेषण करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि आज दिल्ली में इस मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल। और इस कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम से हुई। इस कार्यक्रम में वंदे मातरम पर एक खास प्रस्तुति भी दी गई, जिसमें अलग अलग वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल हुआ। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक खास डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। और इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा कि साल 1937 में जब कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े किए और इसके कुछ अंशों को हटा दिया, तभी भारत के बंटवारे के बीच बो दिए गए। सुनिए। आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम की भावना ने पूरे राष्ट्र को प्रकाशित किया था, लेकिन दुर्भाग्य से 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को, उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। राष्ट्र निर्माण का ये महामंत्र, इसके साथ ये अन्याय क्यों हुआ?
ये आज की पीढ़ी को भी जानना जरूरी है, क्योंकि वही विभाजनकारी सोच देश के लिए आज भी चुनौती बनी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जिस घटनाक्रम का जिक्र कर रहे हैं उसे समझने के लिए पहले आपको ये जानना होगा कि वंदे मातरम की यात्रा शुरू कैसे हुई थी। तो सुनिए, आज हम आपको पूरा इतिहास बताएंगे। साल 2005 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक पुस्तक प्रकाशित की थी जिसका नाम था आनंद मठ, काफी चर्चित किताब, और द सेक्रेड ब्रदरहुड। इसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर जो कि जूलियस जे लिपनर थे, उन्होंने लिखा था। वो अपनी पुस्तक के पेज नंबर 66 पर लिखते हैं कि जब 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत लिखा, तब इसमें एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण थी। इसमें वो लिखते हैं कि सप्त कोटि कंठ कल कल निनाद कराले, कोटि कोटि भुजय धृत खरकर वाले। इसका मतलब होता है कि 7 करोड़ कंठ मधुर वाणी में अपनी मातृभूमि की प्रशंसा कर रहे हैं। करोड़ों हाथों में उसकी रक्षा के लिए धारदार तलवारें निकली हुई हैं। यहाँ इस किताब में ये सवाल पूछा जाता है कि अगर बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये गीत सिर्फ हिंदुओं और ब्राह्मण समुदाय के लिए लिखा था, तो उन्होंने 7 करोड़ लोगों का जिक्र क्यों किया? साल 1871 में बंगाल की आबादी 3 करोड़ 6 लाख थी, जिनमें ब्राह्मण थे सिर्फ 11 लाख। अगर बंकिम चंद्र चटर्जी ये गीत सिर्फ हिंदुओं ब्राह्मणों के लिए लिखते तो वो कभी भी 7 करोड़ लोगों का उल्लेख नहीं करते, लेकिन उन्होंने ऐसा किया, और इसीलिए किया क्योंकि वो हिंदू और मुसलमानों दोनों के लिए भारत को उनकी मातृभूमि बता रहे हैं। इसी पुस्तक के पेज नंबर 75 पर लिखा है कि शुरुआत में वंदे मातरम को धर्म के चश्मे से नहीं देखा गया। साल 1883 में जब बाला नाम की पत्रिका में भारत माता की तस्वीर प्रकाशित हुई, तब इसकी प्रेरणा वंदे मातरम गीत से ही ली गई थी। इसके अलावा जब बंगाल के मध्यम वर्गीय समाज में वंदे मातरम को प्रेरणा स्रोत माना जा रहा था, तब उसी वक्त कांग्रेस ने भी इस गीत को अपनाया था। सोचिए, अगर वंदे मातरम मुस्लिम विरोधी होता तो क्या कांग्रेस इसे एक ऐसे अधिवेशन में शामिल करती जिसकी अध्यक्षता ही एक मुस्लिम नेता कर रहे थे? इस पुस्तक में यह भी लिखा है कि वंदे मातरम को पहली बार धार्मिक रूप तब मिला जब साल 1905 में अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों के बीच फूट डालने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, साजिश रचनी शुरू की, संयुक्त बंगाल को विभाजित करने का फैसला किया। उस विभाजन में जब हिंदू पक्ष ने वंदे मातरम को अपने संघर्ष का हिस्सा बनाया, तो मुसलमान इसे खुद से अलग करके देखने लगे। हालांकि उस वक्त भी सारे मुसलमानों में ऐसी भावना नहीं आई थी। धीरे धीरे हुआ क्या, 7 अगस्त 1905 को हजारों छात्रों और लोगों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विरोध में कलकत्ता टाउन हॉल तक जुलूस निकाला था, और जुलूस निकालते हुए वंदे मातरम के नारे लगाए थे। और ये पहली बार था जब वंदे मातरम जैसे गीत का सार्वजनिक रूप से एकजुटता के लिए एक राजनीतिक नारे के रूप में प्रयोग हुआ। और इस पुस्तक में यह भी लिखा है कि यह नारा केवल हिंदुओं तक सीमित नहीं था। जितने भी समुदाय थे, सभी समुदायों के लोगों को इसमें शामिल होने दिया गया, उनको इसमें शामिल होने की सूचना मिली थी, और मुस्लिम समुदाय के लोग भी इसमें शामिल हुए थे। जब ब्रिटिश हुकूमत का इस नारे पर ध्यान गया, तब 8 नवंबर 1905 को सोचिए, पूर्वी बंगाल के मुख्य सचिव पीसी लायन ने जो कमिश्नर्स हैं उनको एक परिपत्र जारी किया और कहा, जिसमें वंदे मातरम गीत गाने और सार्वजनिक रूप से इसके उच्चारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये पहली बार था जब वंदे मातरम बोलने को अपराध बना दिया गया, और इस प्रतिबंध ने वंदे मातरम नारे को और लोकप्रिय बना दिया। कहते हैं ना, जिसको रोकने की कोशिश होती है वो और भी जोर पकड़ता है। यहाँ तक कि कहानी से ये पता चलता है कि भारत माता की वंदना के लिए लिखा गया वंदे मातरम गीत किसी धर्म को समर्पित नहीं था, और ना ही मुसलमान इसके खिलाफ थे। लेकिन साल 1906 में एक ऐसी घटना हुई जिसने वंदे मातरम को लेकर मुसलमानों के बीच नफरत पैदा की। 1906 में लाल इश्तिहार नाम से एक मुस्लिम पुस्तिका प्रकाशित हुई, जिसमें यह बता दिया गया कि मुसलमानों को वंदे मातरम का नारा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इस्लाम धर्म सिर्फ अल्लाह की इबादत करने के लिए कहता है, जबकि वंदे मातरम में देश को मातृभूमि मानते हुए उसकी वंदना करने का आह्वान किया गया। बड़ी बात यह है कि इस मुस्लिम पुस्तिका के प्रकाशित होने के बाद जब बंगाल में
हिंदू और मुसलमानों के दंगे हुए, तब यही वंदे मातरम दोनों धर्मों के बीच टकराव का कारण बन गया। ये विरोध 1920 के दशक में और बढ़ा और कांग्रेस नेताओं पर भी ये दबाव आने लगा कि वंदे मातरम को इस्लाम विरोधी मानकर इसे खारिज कर दे, और कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं पर यह दबाव साफ नजर आ रहा था। विश्व भारती शांति निकेतन के कुलपति रहे सब्यसाची भट्टाचार्य ने यूपीए सरकार के दौरान साल 2009 में एक लेख लिखा था और इसमें यह बताया था कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पंडित नेहरू को ये सलाह दी कि वो वंदे मातरम गीत पर एक बार डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर की सलाह लें, तब पंडित नेहरू ने अपनी चिट्ठी में लिखा था कि वो ऐसा जरूर करेंगे और उन्हें खुद वंदे मातरम के गीत की भाषा समझ नहीं आती और इसे और आनंद मठ को पढ़ने के लिए कई बार उन्हें डिक्शनरी की जरूरत पड़ जाती है। ये चिट्ठी भी हमारे पास है जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। ये चिट्ठी हमने पंडित नेहरू के संकलित पत्रों से निकाली है और हम आपको अपना सोर्स भी बताते हुए चल रहे हैं। अब बड़ी बात यह है कि जब वंदे मातरम को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों में एक संशय, एक आशंका, एक मन में एक शक, जिसको आप कहते हैं शक की भावना आ गई थी, तब देश में आजादी के 3 नारे इस्तेमाल हो रहे थे। एक नारा तो यही था वंदे मातरम, दूसरा नारा था जय हिंद और तीसरा था इनकलाब जिंदाबाद। अब सोचने वाली बात यह है कि साल 1931 में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल और साल 1934 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर पार्टी अधिवेशन को संबोधित किया, तब उन्होंने आखिर में वंदे मातरम का नारा लगाया था। लेकिन पंडित नेहरू ने साल 1929 और 1936 में जब कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया, तब उन्होंने वंदे मातरम का नारा नहीं लगाया। ये जानकारी विश्व भारती शांति निकेतन के कुलपति रहे सब्यसाची भट्टाचार्य ने अपने लेख में दी है। 1930 के दशक में जो मुस्लिम नेता वंदे मातरम का विरोध कर रहे थे, उनमें मोहम्मद अली जिन्ना सबसे आगे थे। जब कांग्रेस ने मुस्लिम नेताओं के दबाव में वंदे मातरम के कुछ अंशों को हटा दिया, तब भी मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना विरोध जारी रखा और उनका कहना था कि कांग्रेस को इस गीत के कुछ अंश नहीं हटाने चाहिए, बल्कि ये पूरा गीत ही त्याग देना चाहिए। बड़ी बात यह है कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने हिंदू और मुसलमानों दोनों को सोचते हुए वंदे मातरम की रचना की थी। लेकिन जब कांग्रेस ने वंदे मातरम के कुछ हिस्सों को हटा दिया, तो इससे ये संशय, एक संदेश गया कि वाकई में ये गीत मुस्लिम विरोधी था। इसके अलावा इससे विभाजनकारी ताकतों को बल मिला। जिन्ना जैसे जिन मुस्लिम नेताओं ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े कराए थे, उन्हीं मुस्लिम नेताओं ने आगे चलकर भारत का भी विभाजन करा दिया और धर्म के आधार पर पाकिस्तान नाम का देश बना दिया। अब प्रधानमंत्री मोदी यही मुद्दा उठा रहे हैं। हालांकि हम 2 बातें यहां पर जोड़ना चाहते हैं। पहली बात तो यही हो गई कि महात्मा गांधी भी वंदे मातरम को इस्लाम धर्म के खिलाफ नहीं मानते थे। उनका कहना था कि वंदे मातरम एक राष्ट्रवादी गीत है और जो लोग इसे हिंदुओं का गीत बताते हैं वो गलती करते हैं। महात्मा गांधी कहते थे कि वंदे मातरम से तो देशभक्ति की महक आती है। दूसरा, ये बात सही है कि कांग्रेस ने वंदे मातरम के कुछ अंश हटाए, लेकिन जब जिन्ना ने पंडित नेहरू से यह कहा था कि कांग्रेस को वंदे मातरम गीत त्याग देना चाहिए, तब पंडित नेहरू ने जिन्ना की बात का विरोध किया था और ये कहा था कि जिन्ना वंदे मातरम गीत को गलत नजरिए से देख रहे हैं और ये गीत वैसा नहीं है जैसा इसके खिलाफ दुष्प्रचार हो रहा है। आज दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कम्युनिकेशन सिस्टम पर साइबर अटैक हुआ है और इस तरह के साइबर अटैक बढ़ते क्यों जा रहे हैं? आज सुबह से ही दिल्ली एयरपोर्ट पर हंगामा मचा हुआ है। ना तो फ्लाइट टाइम से टेक ऑफ कर रही है और ना ही समय पर लैंड कर पा रही है। एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और पायलट्स के बीच जो बातचीत होती है, जो कम्युनिकेशन होती है, उसमें दिक्कत आ रही है और इस वजह से करीब 300 से ज्यादा फ्लाइट्स प्रभावित हुई। सैकड़ों हवाई यात्री घंटों तक दिल्ली एयरपोर्ट पर फंसे रहे। देखिए, दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट्स का देरी से चलना यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। दिल्ली से उड़ान भरने वाले हवाई यात्रियों को चेक इन और बोर्डिंग में देरी हो रही है और इसके अलावा उन्हें कनेक्टिंग फ्लाइट छूटने का भी डर है। दिल्ली एयरपोर्ट से रोजाना करीब 1500 से ज्यादा फ्लाइट्स उड़ान भरती है। एक भी फ्लाइट का देरी से उड़ाना या देरी से आना पूरे शेड्यूल को खराब करता है। आप सोचिए कि एटीसी के टेक्निकल ग्लिच की वजह से 300 से ज्यादा फ्लाइट्स पर असर पड़ा है। ऐसे में एयरपोर्ट पर उथल-पुथल मची हुई है। हर एक फ्लाइट की लैंडिंग और टेक ऑफ में हो रही देरी से आगे की फ्लाइट्स में शेड्यूल भी प्रभावित हो रहा है, वो भी लेट हो रही है। मिलान से एयर इंडिया आ रही थी जो 9:25 का टाइम था और अभी तक नहीं आई है बाहर, अभी लैंड हुई है।
अच्छा अभी लैंड हुई है? अभी लैंड हुई 9:25 की फ्लाइट, अब जाके लैंड 12-17 बजे 3 घंटा। इनको एयरपोर्ट अथॉरिटी को कुछ तो यहाँ पे अपडेट देना चाहिए ना, या ना कोई यहाँ बैठने की व्यवस्था। आप खुद देखिए कि किस तरह से सब लोग नीचे बैठ रखे हैं, 4-4 घंटे से हम लोग बुजुर्ग आदमी ऐसे खड़े हुए हैं कि कुछ तो इनको अपडेट देना चाहिए। हमें तो हो गए 2.5 घंटे। 2.5 घंटे से आप यहाँ वेट कर रहे हैं? 9:15 ਤੇ ਫਲਾਈਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਖਜਲ ਹੋਣੇ। एयरपोर्ट पर मची अफरा तफरी की वजह कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होने वाला एक खास सिस्टम है जिसे AMSS कहते हैं। इसका मतलब होता है ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम। इस सिस्टम को आप एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क भी कह सकते हैं जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल को पायलट्स, एयरपोर्ट के ग्राउंड स्टाफ और दूसरे एयरपोर्ट्स तक रियल टाइम जानकारी साझा करने में काम आता है। इनमें भी फ्लाइट का रूट प्लान हो, उसकी ऊंचाई, फ्यूल की जानकारी, फ्लाइट ने उड़ान कब भरी, कब लैंड हुई, देरी हुई तो क्यों हुई, प्लान बदला गया तो क्यों बदला गया, मौसम से जुड़ी जानकारी और एयर स्पेस से जुड़ी चेतावनी भी इसी सिस्टम के जरिए एक दूसरे को दी जाती है। अब सोचिए यहां पर गड़बड़ी का क्या अर्थ हो जाएगा। अनर्थ ही है। एयरलाइन और पायलट एयरप्लेन के उड़ान भरने से पहले पूरे दिन का जो शेड्यूल है यानी फ्लाइट्स का प्लान है इसी के जरिए देते हैं। ये सिस्टम विमानों के फ्लाइट प्लान का डेटा चेक करके सही जगह पर यानी संबंधित ATC और एयरलाइंस तक पहुंचा देता है। और अगर रूट या मौसम में अचानक कोई बदलाव होता है तो भी ये सिस्टम इस बदलाव की रियल टाइम जानकारी देता है। ऑटोमेटिक सिस्टम होने की वजह से एक बार में ही फ्लाइट और उड़ान से संबंधित हर व्यक्ति तक अपने आप ही मैसेज चला जाता है जो भी ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं। लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट के इसी सिस्टम में खराबी आ गई, यानी दिल्ली आने वाली जो विमान थे या फिर जो दिल्ली से फ्लाइट्स जाने वाली थी उनकी रियल टाइम जानकारी ना ATC को मिल रही है और ना ही ग्राउंड स्टाफ को। ATC को पता नहीं चल पा रहा है कि कब कौन सी फ्लाइट कितने बजे उसके एयर स्पेस में आएगी और उससे कब लैंड करना है। खतरनाक स्थिति। ATC के लिए स्थिति ब्लाइंड स्पॉट की तरह बन गई है। हालांकि ATC पायलट्स और ग्राउंड स्टाफ को इस तरह की स्थिति से निपटने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। अगर AMSS किसी वजह से फेल हो जाए तो ऑटोमेटिक मैसेजिंग बंद हो जाता है। ऐसी स्थिति में ATC को मैनुअली सारा काम करना पड़ता है, उसे फ्लाइट प्लान बनाना पड़ता है, उससे जुड़ी जो अनुमतियां हैं मतलब जो परमिशंस हैं वो भी देनी होती है। कम्युनिकेशन का ये सारा काम HF और VHF रेडियो यानी हाई फ्रीक्वेंसी और वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो के जरिए किया जाता है और उसी से आप इसको प्लान B भी कह सकते हैं। इसी की मदद से ATC सभी तरह की जानकारी को मंजूरी पायलट्स और एयरपोर्ट से जुड़े हर व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। हालांकि इससे लैंडिंग और टेक ऑफ क्लियरेंस लेने में थोड़ी सी देरी होती है जिससे उड़ान से संबंधित एयरपोर्ट का लगभग हर काम थोड़ा स्लो हो जाता है, धीमा पड़ जाता है। दिल्ली एयरपोर्ट के AMSS में आई खराबी की वजह से साइबर अटैक हो सकता है। कई साइबर एक्सपर्ट्स का मानना है कि AMSS में आई खराबी साइबर क्रिमिनल्स के GPS स्पूफिंग अटैक का अगला कदम है। GPS स्पूफिंग अटैक का मतलब है कि पायलट्स को गुमराह करने के लिए फ्लाइट की लोकेशन और नेविगेशन से जुड़ा गलत सैटेलाइट डेटा देना। दिल्ली में तो पिछले एक हफ्ते से विमानों के GPS सिग्नल में फेक अलर्ट्स आ रहे हैं। अब सोचिए GPS स्पूफिंग अटैक का मकसद जासूसी, फ्लाइट के सिस्टम में बाधा डालना और वॉर जोन में फ्लाइट्स को क्रैश करवाना भी होता है। कई बार पायलट साइबर क्रिमिनल्स के जाल में फंस जाते हैं, लेकिन कई बार अचानक से हुए बदलाव जैसे पोजीशन और टाइम में गड़बड़ी देखने पर वो अन्य सेंसर्स से जो डेटा है उसका मिलान करते हैं। अगर इसमें गड़बड़ी पाई जाती है तो वो समझ जाते हैं कि उनके GPS पर साइबर अटैक हुआ है और ऐसी स्थिति में वो ATC से बातचीत करके एयरपोर्ट्स पर लैंड करते हैं। अब आप सोचिए अगर ऐसी स्थिति में ATC का कम्युनिकेशन सिस्टम भी खराब हो जाए तो क्या होगा? स्थिति और ज्यादा खतरनाक हो जाएगी और इसी वजह से साइबर एक्सपर्ट्स AMSS का खराब होना साइबर क्रिमिनल्स के GPS स्पूफिंग अटैक का एक अलग अगला कदम मान रहे हैं। हालांकि DGCA को GPS स्पूफिंग अटैक से जुड़ी शिकायतें मिली हैं और वो इसकी जांच भी कर रहे हैं। वक्त है आज की विजुअल स्टोरीज का। जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को स्कूल, कॉलेज, अस्पताल से दूर हटाने का आदेश दिया है, उसी वक्त एक ऐसी घटना हुई है जिसके बारे में आप सबको सोचना चाहिए। सूरत में कुछ ऐसे ही स्ट्रे डॉग्स ने एक लड़के पर हमला किया जिसके बाद खुद को बचाते हुए ये लड़का जमीन पर गिर गया, इससे इसकी मौत हो गई। आप इन तस्वीरों में समझिए कि ये समस्या कितनी बड़ी हो रही है, लोग मर रहे हैं। गुजरात के सूरत में आवारा कुत्तों के आतंक को दिखाने वाली ये घटना CCTV में रिकॉर्ड हो गई जिसमें 5 आवारा कुत्ते एक लड़के के पीछे भाग रहे हैं
और इनसे बचने के लिए वो लड़का भी तेजी से भाग रहा है, लेकिन इस दौरान वो ठोकर खाकर जमीन पर गिर जाता है और उसके सिर में घातक चोट लग जाती है। जमीन पर गिरने की वजह से एजाज अहमद अंसारी को ब्रेन हेमरेज हो गया और 12 दिन तक इलाज चलने के बाद 6 नवंबर को उसकी मौत हो गई। अब आप इन तस्वीरों को देखिए और ये सोचिए कि क्या नेताओं को कभी ऐसे खाना परोसा जाता है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के श्योपुर के एक सरकारी स्कूल से आई हैं, जहां बच्चों को रद्दी पेपर पर जानवरों की तरह खाना खिलाया गया। तस्वीरों में दिख रहा है कि छोटे छोटे बच्चे जमीन पर बैठे हैं, उनके सामने फटे हुए कागज के टुकड़ों पर चावल और सब्जी रखी है। कई बच्चों के हाथ में रोटी है और वो उसी कागज में रखा खाना खा रहे हैं। देखिए, बड़ी बात यह है कि स्कूल के शिक्षक भी इस दौरान वहां मौजूद थे, लेकिन उन्हें इस बात पर कोई आपत्ति नहीं हुई। सोचिए, क्या शिक्षक और दूसरे जिम्मेदार लोग खुद इस तरह खाना खा सकते हैं? अगर नहीं तो बच्चों को इस तरह खाना देने की ऐसी शर्मनाक हरकत क्यों की गई? ये पूरी तरह अस्वच्छ और अमानवीय है। ये उनके स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक हो सकता है। ये घटना श्योपुर जिले के हुल्लपुर के सरकारी स्कूल की है। वो तो ये घटना किसी ग्रामीण ने सोशल मीडिया पर शेयर कर दी, वरना किसे पता चलता कि बच्चों के साथ स्कूल में कैसा सलूक किया जा रहा है और उन्हें किस तरह खाना खिलाया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद सरकारी तंत्र सवालों में है। अब सब लीपापोती में जुटे हैं। प्रशासन ने शाला प्रभारी को सस्पेंड कर दिया है, साथ ही कुछ और लोगों को नोटिस भेज दिया है। और अब आपको अहमदाबाद की ज्वेलरी शॉप की तस्वीर दिखाते हैं, जहां ग्राहक बनकर आई एक लुटेरी महिला ने दुकानदार की आंखों में मिर्ची डालकर ज्वेलरी लूटने की कोशिश की, लेकिन दुकानदार की सावधानी से लूट की ये कोशिश नाकाम हो गई। उसके बाद दुकानदार ने 20 सेकंड में ताबड़तोड़ 20 थप्पड़ जड़ दिए। ये घटना हमारे दुकानदारों को सावधान भी करती है कि कैसे आंखों में मिर्ची झोंककर भी अब लूट को अंजाम देने की कोशिशें हो रही हैं। ये महिला ज्वेलरी शॉप में लूट करने के इरादे से अपना चेहरा ढक कर आई थी और अपने साथ मिर्च पाउडर लाई थी, लेकिन दुकानदार की सतर्कता ने लूट को नाकाम कर दिया। जैसे ही इसने मिर्च फेंकी, दुकानदार पीछे हो गया और आंखें बंद कर लीं और तुरंत महिला को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। दुकानदार ने इस लुटेरी महिला को 20 सेकंड में करीब 20 थप्पड़ जड़ दिए और ये पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। घटना के बाद ये महिला वहां से भाग निकली और अब पुलिस इस महिला की तलाश कर रही है। इस महिला ने पहले इस इलाके में रेकी की थी और ये किसी गिरोह से जुड़ी हो सकती है। और अब हम आपको थार के रेगिस्तान में चल रहे भारत की तीनों सेनाओं के संयुक्त युद्धाभ्यास की शानदार तस्वीरें दिखाते हैं। इस युद्धाभ्यास का नाम त्रिशूल रखा गया है, जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जाबाज अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये युद्धाभ्यास पाकिस्तान में वहां की सेना और सरकार के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। ये युद्धाभ्यास 3 नवंबर से चल रहा है, जिसमें त्रिशूल थल सेना, नौसेना और वायुसेना की संयुक्त शक्ति का प्रतीक है। ये बड़े स्तर का बहुक्षेत्रीय युद्धाभ्यास थार के रेगिस्तान और अरब सागर से लेकर आसमान तक फैला है और ये 13 नवंबर तक चलेगा। इस मेगा ड्रिल में एकीकृत युद्ध, तत्काल सैन्य तैनाती और समुद्री प्रभुत्व की क्षमताओं का अभ्यास किया जा रहा है, जिससे तीनों सेनाओं के बीच तालमेल और रणनीतिक समन्वय को और मजबूत किया जा सके। और बात अमेरिका की और एक तस्वीर की जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तब उस दौरान उनके पीछे खड़ा एक फार्मा कंपनी का अधिकारी अचानक बेहोश हो गया और गिरने लगा, जिससे राष्ट्रपति ट्रंप के ओवल ऑफिस में हड़कंप मच गया। जब यह घटना हुई, उस वक्त ट्रंप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोटापा घटाने की दवाओं की कीमतों में कटौती की नई नीति की घोषणा कर रहे थे। इस दौरान वहां कई दवा कंपनियों के अधिकारी भी मौजूद थे, जिनमें एली लिली और नोवो नॉर्डिस्क जैसी बड़ी कंपनियां भी शामिल हैं। इस घोषणा के दौरान नोवो नॉर्डिस्क कंपनी के अधिकारी गॉर्डन फाइंडले अचानक से संतुलन खो बैठे और गिरने लगे। उनको गिरता देख वहां मौजूद दूसरे लोगों का ध्यान उन पर गया और वो उन्हें संभालने के लिए दौड़े और इन्हें गिरने से पहले संभाल लिया, जिससे उन्हें सिर में चोट नहीं लगी। इस दौरान सीक्रेट सर्विस और मेडिकल टीम तुरंत हरकत में आ गई। इस स्थिति में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भी अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और वो भी काफी परेशान नजर आए। आपको सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बारे में बताते हैं, जिसमें आवारा कुत्तों, पशुओं, मवेशियों के नियंत्रण के लिए नए दिशा निर्देश जारी हुए। और एक बार फिर से इस फैसले को लेकर देश में विवाद खड़ा हो गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अब से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सरकारी दफ्तर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और बस स्टैंड जैसे स्थानों पर कोई भी आवारा कुत्ता न रहे। अगर इन जगहों पर अभी आवारा कुत्ते मौजूद हैं तो स्थानीय प्रशासन की यह जिम्मेदारी होगी कि इन्हें पकड़कर डॉग शेल्टर्स में भेजा जाए। आम जनता को एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया जाएगा जिस पर इन स्ट्रीट डॉग्स और मवेशियों की शिकायत हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि किसी भी अगर स्ट्रीट डॉग को नसबंदी के बाद उस जगह पर वापस नहीं छोड़ा जाएगा जहां से उसे पकड़ा गया था। इन्हीं दिशा निर्देशों में यह भी लिखा है कि स्कूल, अस्पताल, बाकी दूसरे संस्थानों में बाउंड्री फेंसिंग करानी होगी ताकि जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको वहां अंदर आने से रोका जा सके। स्थानीय प्रशासन हो, नगर निगम को नियमित रूप से इन संस्थानों का निरीक्षण भी करना होगा ताकि ये सुनिश्चित हो कि इन संस्थानों के परिसर में स्ट्रीट डॉग्स नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये दिशा निर्देश राजस्थान हाई कोर्ट के उस आदेश पर जारी किए जिसमें हाई कोर्ट ने सड़कों से स्ट्रीट डॉग्स को हटाने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि हाई कोर्ट का यह फैसला अब देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर भी लागू करना होगा। इन राज्यों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे या फिर जो एक्सप्रेसवे हैं वहां पर गाय, भैंस और स्ट्रीट डॉग्स ना घूमें। अदालत ने यह भी कहा है कि सभी राज्यों के नगर निगम, रोड ट्रांसपोर्ट विभाग, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया मिलकर इन इलाकों की पहचान करें जहां ये स्ट्रीट डॉग्स हो, भैंस, कुत्ते सड़कों पर दिखते हैं। इसके अलावा ऐसी हाईवे पेट्रोल टीमें बने जो लगातार 24 घंटे सातों दिन आवारा मवेशियों को और कुत्तों को हाईवे से हटाने का काम रखें। हर हाईवे, हर एक्सप्रेसवे पर हेल्पलाइन नंबर बोर्ड साफ साफ लिखा जाए ताकि कोई भी व्यक्ति आवारा मवेशी दिखने पर सूचना दे सके। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि देश में गौशालाएं और डॉग शेल्टर्स बनाए जाएं जहां हाईवे से हटाए गए मवेशियों और कुत्तों को रखा जाए। इन सभी दिशा निर्देशों पर राज्य सरकारों को 8 हफ्तों के अंदर जवाब देना है और सुप्रीम कोर्ट को यह बताना होगा कि उन्होंने इन नियमों को लागू कराने के लिए क्या क्या कदम उठाए। हालांकि याचिकाकर्ताओं और जानवरों के अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्थाएं और जो कार्यकर्ता हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से खुश नहीं है। उनका कहना है कि यह फैसला एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स के खिलाफ है। नियमों के तहत किसी भी स्ट्रीट डॉग को नसबंदी के बाद उसी जगह पर छोड़ना होता है जहां से उसे पकड़ा गया था, जबकि आज के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्कूल और अस्पताल जैसे संवेदनशील स्थानों पर जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको नसबंदी के बाद वापस छोड़ा नहीं जा सकता। यहाँ एक और समस्या ये है कि कई राज्यों में आवारा कुत्तों के लिए पर्याप्त डॉग शेल्टर्स नहीं है। नसबंदी को लेकर भी बहुत ज्यादा कोशिशें नहीं हुई हैं और ऐसे में अदालत के इस फैसले का और ज्यादा विरोध हो रहा है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो इस खबर को दोनों पहलुओं से समझना होगा। यहाँ ये भी जरूरी है कि बेजुबान जानवरों के अधिकारों को ध्यान में रखा जाए, उनके साथ कहीं से भी इंसानों की कोई ज्यादती ना हो। लेकिन एक पहलू ये भी है कि संवेदनशील स्थानों, हाईवे पर ऐसे स्ट्रीट डॉग्स, मवेशियों के होने से लोगों की जान को खतरा रहता है। साल 2022 में जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें यह बताया था कि दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु जैसे शहरों में हुए सड़क हादसों के पीछे दूसरा सबसे बड़ा कारण आवारा जानवर ही थे। इनमें भी 58% सड़क हादसे आवारा जो ये स्ट्रीट डॉग्स हैं उनकी वजह से हुए थे, जबकि 25% हादसे गाय, भैंस के मवेशियों के वजह से हुए थे। इसके अलावा स्कूल हो, अस्पताल हो, सरकारी दफ्तर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन जैसे संवेदनशील इलाकों में ये जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनके होने से लोगों को कई समस्याएं होती हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि पिछले साल इन्हीं जगहों पर स्ट्रीट डॉग्स के काटने की सबसे ज्यादा घटनाएं हुई थी, डॉग बाइट्स की। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। वैसे यहाँ इन घटनाओं के लिए जानवरों को दोष दिया जाता है, जबकि हमें लगता है कि समस्या के लिए हमारी व्यवस्था, हमारा सिस्टम ही दोषी है। ये काम हर शहर के स्थानीय निकाय निगम का था कि वो आवारा कुत्तों की नसबंदी करे और अभियान चलाए, उनके लिए डॉग शेल्टर्स बनाए। लेकिन किसी भी शहर के नगर निगम, स्थानीय प्रशासन ने इस मामले में कोई काम नहीं किया। स्थिति ये हो गई कि आज हमारे देश में आवारा कुत्तों का सही आंकड़ा नहीं है। केंद्र सरकार कहती है इनकी संख्या 1.5 करोड़ तक हो सकती है, जबकि अलग अलग रिसर्च पेपर्स में जो ये स्ट्रीट डॉग्स हैं उनकी संख्या 6 करोड़ से 12 करोड़ के बीच मानी जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने इसी साल 1 अप्रैल 2025 को एक रिपोर्ट जारी की थी और उसमें यह बताया था कि साल 2024 में भारत में डॉग बाइट की 37,15,000 घटनाएं दर्ज हुई थी। यानी हमारे देश में हर दिन
स्ट्रीट डॉग्स के काटने की 10,000 से ज्यादा घटनाएं हो रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इसे भारत में स्ट्रे डॉग एपिडेमिक कह रहा है। आज हम यही कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, वक्त हालात की जरूरत है, लेकिन इसी के साथ हमें यह भी देखना होगा कि बेजुबान जानवर बोल नहीं सकते, बोलकर अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं सकते, उनके साथ भी अन्याय ना हो। आपको हौसलों की वो उड़ान दिखाते हैं जो आपके लिए प्रेरणा स्रोत बन सकती है। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग शारीरिक रूप से सक्षम होने के बावजूद अपनी परेशानियों से हार मान लेते हैं, हाथ पैर सही सलामत होने के बाद भी अपने सपने पूरे करने की जंग छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को आज जम्मू कश्मीर की उस तीरंदाज से सीखना चाहिए जिसके दोनों हाथ नहीं हैं, बावजूद इसके उसने अपने सपने पूरे करने की जंग नहीं छोड़ी और ये बताया है कि हाथ से बड़ा तो हौसला होता है। हाथ नहीं है तो क्या हुआ। 18 साल की पैरा एथलीट शीतल देवी के बारे में आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। साल 2024 के जो पेरिस पैरा ओलंपिक्स था, उसमें उन्होंने तीरंदाजी में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। बचपन से ही शीतल के दोनों हाथ नहीं है, लेकिन वो देश के प्रति एक भावना रखती है, कुछ करना चाहती है, हौसले बुलंद है। अपना सपना पूरा करने के लिए उन्होंने एक ऐसा खेल चुना जिसमें दोनों हाथों की जरूरत होती है। उन्होंने अपनी दिव्यांगता को कमजोरी नहीं बनने दिया, उन्होंने पैरों से तीरंदाजी करने की ट्रेनिंग ली और फिर पैरालंपिक्स में ब्रॉन्ज जीतकर अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। यहां से शीतल ने एक नया सपना देखा। वो सपना था सक्षम खिलाड़ियों की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का। कल्पना कीजिए, यानी ऐसे लोगों से मुकाबला करना जिनके दोनों हाथ हैं, यानी ऐसी तीरंदाजी प्रतियोगिता में हिस्सा लेना जिसमें बाकी जो खिलाड़ी हैं उनकी क्षमता और इनकी क्षमता में जमीन आसमान का फर्क हो। लेकिन कहते हैं ना, जमीन और आसमान का फर्क भी कुछ नहीं अगर अंदर हिम्मत हो, हौसला हो। आप सोच भी नहीं सकते कि पैरों से तीरंदाजी करने वाली खिलाड़ी को हाथों से तीरंदाजी करने वालों के मुकाबले कितना संघर्ष करना पड़ता है। लोग जिस प्रतियोगिता की कल्पना तक नहीं कर पा रहे, शीतल ने उस प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई कर लिया है। शीतल ने सक्षम खिलाड़ियों की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली भारतीय टीम में जगह बना ली है। आज हम भी रुककर सलाम करना चाहते हैं शीतल को। शीतल पहली ऐसी भारतीय पैरा एथलीट तीरंदाज बन गई हैं जिन्होंने तीरंदाजी के सक्षम एथलीट्स की टीम में जगह बनाई है। अगले महीने दिसंबर में सऊदी अरब के जिद्दा में होने वाले एशिया कप जो स्टेज 3 है, उसमें तीरंदाजी के कंपाउंड महिला वर्ग में वो हिस्सा लेंगी। शीतल की इस उपलब्धि ने बताया कि असंभव भी संभव किया जा सकता है, नामुमकिन कुछ भी नहीं। किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिव्यांग खिलाड़ी कभी सक्षम खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में चुनौती देगी। शीतल अपनी जगह अपने टैलेंट से बनाई है। हरियाणा के सोनीपत में तीरंदाजी के नेशनल ट्रायल्स हुए थे। मेहनत देखिए, शीतल समेत 60 तीरंदाजों ने उसमें हिस्सा लिया था। 4 दिन तक चला और ट्रायल्स की फाइनल रैंकिंग में वो तीसरे नंबर पर रही। क्वालिफिकेशन राउंड में वो शीतल ने 703 अंक हासिल किए थे, जो टॉप क्वालिफायर खिलाड़ी के बराबर था। तीरंदाजी की उनकी काबिलियत ने सेलेक्टर्स को भी हैरान कर दिया। ट्रायल्स में शीतल ने सक्षम एथलीट्स को पीछे छोड़ा है। आज शीतल देवी ने साबित कर दिया कि इंसान का इरादा मायने रखता है। संघर्ष हाथों के मोहताज नहीं होते, हौसलों से बड़ी बड़ी कहानियां लिखी और जीती जा सकती हैं। हम तो उन्हें पूरे देश की तरफ से सैल्यूट करना चाहते हैं।